Hello everyone, Shubham this side. So guys, today we have very good topic. आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में करने वाले हैं। गाइस, एसक्यूएल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्किल्स है, यदि आपके पास एसक्यूएल है, आप किसी भी आईटी कंपनीज में एंटर कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल वेरी कॉमन थिंग्स। यदि आपको डाटाबेस रीड करना है, क्वेरी करनी है, तो आपको एसक्यूएल आना जरूरी है। यदि आपको एसक्यूएल की नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी आईटी कंपनीज में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो के थ्रू हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। एक ही वीडियो में काफी कुछ कवर करेंगे। यदि आपको एसक्यूएल का कोई भी आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो को वॉच करें और टिल द एंड वॉच करें। आप काफी कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें। जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी जो नॉलेज होगी एसक्यूएल की काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। आपको सभी पैरामीटर, सभी क्वेरीज का पता होगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को वॉच करें टिल द एंड। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो गाइस पहले हम इस वीडियो में जानेंगे माइस्क्यूएल क्या है, एसक्यूएल का यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं इन अ डाटाबेस। ठीक है गाइस, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम ये कवर करेंगे टॉपिक। उसके बाद हम जानेंगे यदि आपने टेबल बना ली है एसक्यूएल में तो कैसे उसमें आप वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे, नॉट, नल, डिफॉल्ट, चेक, यूनिक, प्राइमरी की कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल में, कैसे टेबल बनाते हैं, सब कुछ हम एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद गाइस हम जानने वाले हैं यदि आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं और आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है उस टेबल को डिलीट करने की, या आप कोई डाटाबेस बनाते हैं, आपको डाटाबेस ड्रॉप करने की नीड पड़ रही है, तो कैसे कर सकते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे ड्रॉप एंड ट्रिंकेट में डिफरेंस। गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा कि कैसे आप एसक्यूएल में टेबल को ड्रॉप या ट्रिंकेट कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को बस एंड तक देखें, सब कुछ आपको उसमें सीखने को मिलने वाला है। उसके बाद वेयर क्लोज कैसे यूज करते हैं ये हम जानने वाले हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम जानेंगे अपडेट। सपोज दैट आपको किसी टेबल की स्पेसिफिक रो को अपडेट करना है, किसी वैल्यू को अपडेट करना है, कैसे करेंगे अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू, ये भी हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे आप इन फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट आपको मल्टीपल आईडीज के लिए या मल्टीपल नेम के लिए डाटा फैच करना है, तो आप मल्टीपल टाइम्स कमांड या क्वेरी नहीं चलाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आप इन कमांड का यूज करेंगे और एक ही बार में सभी यूजर के लिए डिटेल्स को फैच कर लेंगे। ये भी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको ओवर द माइस्क्यूएल वर्कबेंच। उसके बाद कमिट रोलबैक क्या होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, कमिट रोलबैक के बारे में, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कैसे यूज करते हैं, कैसे रोलबैक करते हैं, कैसे कमिट करते हैं। सब कुछ एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। उसके बाद हम जानेंगे ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को स्किप ना करें यदि आपको माइस्क्यूएल का मास्टर बनना है। ठीक है, तो गाइज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं पहले स्टेप से, यानी पहला लेक्चर हम कवर करेंगे एसक्यूएल क्या है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको शो करें सारे कवर करने वाले हैं। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो गाइस, पहले हम जानते हैं एसक्यूएल बेसिकली होता क्या है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? एसक्यूएल का यूज बेसिकली यदि आपके पास कोई डाटाबेस है, ठीक है, आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक आपके पास जो डाटाबेस है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको व्यू करना चाहते हो, ठीक है, या अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करना चाहते हो, या डिलीट करना चाहते हो, या इंसर्ट करना चाहते हो, तो इसलिए हम एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो बाय द एसक्यूएल क्वेरी आप डाटा को रीड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, ठीक है, या आप अपनी कोई टेबल बनाना चाहते हो ऑन ओवर डाटाबेस तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है गाइज, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर क्वेरी का यूज करते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू गो फॉर एनी इंटरव्यू सो इट इज वेरी यूजफुल। तो गाइस बात करते हैं टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की।
ठीक है गाइस। तो पहला कमांड्स का जो टाइप होता है वो होता है हमारा डीडीएल। ठीक है गाइस। तो डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जो हमारे कमांड्स आती हैं वो आती हैं क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, ट्रंकेट करना और रीनेम करना। ठीक है। सेकंड होता है हमारा डीएमएल। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जो हमारा आता है स्लैक कमांड आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। ठीक है। थर्ड होता है हमारा डीसीएल। इसके अंदर इसका जो फुल फॉर्म है वो होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर होता है किसी भी टेबल्स को, किसी भी यूजर को एक्सेस ग्रांट करना या उसके एक्सेस को रिवोक करना। ठीक है। थर्ड और फोर्थ होता है हमारा टीसीएल, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है आपने को कमिट कैसे करते हैं, रोल बैक कैसे करते हैं, आपको कोई कमिट किया है तो उसको रोल बैक कैसे करेंगे, सेव प्रिंट कैसे करेंगे, सो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछ सकता है टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसक्यूएल के सिंटैक्स की। यदि आप अपनी वर्कबेंच यूज कर रहे हो टेबल क्रिएट करने के लिए, तो आप किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हो, क्या उसका सिंटैक्स होगा। तो गाइस पहले आप लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है। टेबल का नाम आप कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम यूज करना पड़ेगा, जो भी कॉलम आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो, लाइक आप नेम कॉलम यूज करना चाह रहे हो। ठीक है। पहले आप यहाँ पे यूज कर लोगे फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आप डाटा टाइप आपका जैसे कि वेरचर, इंटीजर, नम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है guys, ये आपके वेरचर होते हैं, इनकी भी अपनी एक वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरचर यूज कर सकते हैं। कॉलम टू में भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ यूज दे सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। थर्ड कॉलम में हम ईमेल यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वेरचर यूज कर सकते हैं और उनकी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा के बंद करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे। तो गाइज ये टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। साथ ही प्रैक्टिकली हम वर्कबेंच पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं अपनी वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइज। मैं यहाँ पे इसको एंड ऑन कर देता हूँ और वर्कबेंच को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ऑलरेडी मैंने अपनी एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर बना पाऊँ कि कैसे टेबल को बनाते हैं। ठीक है। तो गाइज यदि आप कोई भी टेबल बनाना चाह रहे हो फॉर द वर्क बेंच, तो उसके लिए पहले आपको डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ मेरे पास कितने डाटाबेसेस हैं। मैं भाई कमांड टाइप करूंगा शो डाटाबेसेस। ठीक है गाइज। और इसको यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास ये डाटाबेसेस हैं, शुभम, एस के, एस वाई एस, परफॉर्मेंस स्कीमा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डाटाबेस यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज एस के डाटाबेस को यूज कर लूंगा बिफोर क्रिएटिंग एनी टेबल। ठीक है। तो मैंने एस की डाटाबेस को यूज कर लिया है। ठीक है गाइज। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा CRE क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम दे सकता, टेबल का नाम यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ले सकता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है। ये यहाँ पे सिंटैक्स है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ID। ठीक है। इंट प्राइमरी की मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा एज ए प्राइमरी की। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यूज करूंगा, फर्स्ट नेम। ठीक है। varchar यहाँ पे यूज करूंगा, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डाटा टाइप होते हैं। इसकी जो लिमिट एवरेज वैल्यू होती है वो 0 से 255 होती है। ठीक है। आप 255 तक की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 10 वैल्यू दे दूंगा और enter कर दूंगा। यहाँ पे मैं लास्ट नेम यूज करूंगा, लास्ट नेम। ठीक है। यहाँ पे मैं varchar यूज करूंगा, जो मेरा डाटा टाइप होगा। मैंने varchar यूज किया है। ठीक है। मैं यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ यूज करूंगा, DOB। इसके लिए हम डेट और टाइम। ठीक है, ये डाटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल यूज करने वाला हूँ, कॉलम का नाम।
इसके लिए भी मैं यहाँ पे वेर चार दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और जस्ट एंटर करूंगा और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। ठीक है गाइज, अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, आप देख सकते हैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। इसने जो टाइम लिया है 0.031 सेकंड लिया है, और कोई भी रो इफेक्टेड नहीं हुई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो टेबल मैंने बनाई है, इसको यदि मैं व्यू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, ये टेबल मैंने बनाई है। ठीक है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल। इस टेबल के अंदर अभी कोई भी डाटा मैंने पुट नहीं किया है। ठीक है, मैं ये भी देख सकता हूँ कि कौन सा कॉलम टाइप मैंने वहाँ पे एज ए प्राइमरी की यूज किया है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा DSC एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी रन कर दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है आईडी, उसको मैंने एज ए प्राइमरी यूज किया है। ठीक है, फर्स्ट नेम में आप देख सकते हैं दूसरा कॉलम फर्स्ट नेम है, सेकंड थर्ड कॉलम लास्ट नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ और ईमेल है। तो गाइज इस तरह से हम कोई भी टेबल बना सकते हैं ओवर द वर्क बेंच। ये तरीका है टेबल को बनाने। ठीक है, सो गाइज इन नेक्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है। अब इन टेबल्स में मैं वैल्यू कैसे पुट कर सकता हूँ, इन नेक्स्ट वीडियो हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, सो गाइज यदि आप एसक्यूएल के बारे में जानना चाह रहे हैं, एसक्यूएल सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ कमांड्स क्या होते हैं एसक्यूएल में। तो गाइज आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड लेक्चर है। इसमें हम आज जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि टेबल्स में यदि आपने कोई टेबल्स बनाई है, तो उस टेबल्स में आप वैल्यूज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज पहले वीडियो में हमने जो देखा था कि हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया था। आज हम बेसिकली वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये आज की प्रेजेंटेशन है, ये आज के टॉपिक है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम एसक्यूएल टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखने वाले हैं। ठीक है गाइज, चलिए मैं आपको आगे सिंटैक्स पर लेके चलता हूँ, उसका क्या सिंटैक्स है। ये इसका सिंटैक्स है। जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यू इंसर्ट करते हैं उसके लिए हम ये सिंटैक्स का यूज करते हैं। पहले हम इंसर्ट इनटू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे, जितने भी हमारे कॉलम होंगे, सपोज दैट कि हमारे पास कॉलम है आईडी। ठीक है, हम आईडी लिखेंगे, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम कॉलम लिखेंगे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट कॉलम होगा वो कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे डैश यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो उसी तरह हम उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, और वैल्यूज करने के बाद हम बेसिकली क्या काम करेंगे, सपोज दैट हमारी जो फर्स्ट कॉलम नेम है उस कॉलम का नाम आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू यदि हमारी प्राइमरी की है या न्यूमेरिक की है तो यहाँ पे 1 मेंशन कर देंगे। सेकंड में यदि हमारा कॉलम का नाम यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम ऐड करना है, तो वैल्यूज 2 में फर्स्ट नेम ऐड कर देंगे। यदि वैल्यूज 3 में हमें लास्ट नेम ऐड करना है तो लास्ट नेम ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसको सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे ब्रैकेट। ठीक है गाइज, तो ये हम करने वाले हैं वर्क बेंच पे कैसे वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं अपनी वर्क बेंच यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन को एंड कर देता हूँ और वर्क बेंच ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये मेरी वर्क बेंच है, मैं यहाँ इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं कनेक्ट टू डाटाबेस करूंगा, स्टोर इन वॉल्ट करूंगा और यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा जो भी मेरा पासवर्ड है। ठीक है गाइज, और मैं इसको ओके कर लूंगा। मेरी जो वर्क बेंच है वो मैंने लॉगिन कर ली है। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद में बेसिकली मैं यहाँ पे पहले डाटाबेस को सिलेक्ट करूंगा। मैं लिखूंगा यूज, या पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने डाटाबेसेस हैं। लिखूंगा शो डाटाबेसेस, क्योंकि आपको याद होगा यदि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे
तो उसमें हमने एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय नाम की, ठीक है। और हमने डाटाबेस यूज किया था एसके, ठीक है। तो हमारे पास ये डाटाबेसेस हैं। एसके डाटाबेस हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमने जो टेबल बनाई थी वो उसको हमने उसके लिए हमने एसके डाटाबेस का यूज किया था। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए यूज स्पेस एसके, ठीक है, ये हमारे डाटाबेस का नाम है। इस तरह से कोई भी डाटाबेस को सिलेक्ट किया जा सकता है। डाटाबेस सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं बेसिकली जो मेरी टेबल का नाम था उसको एक बार व्यू करता हूँ कि टेबल्स में कितने कॉलम्स हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मेरी टेबल थी जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बनाई थी, ठीक है गाइस। तो मेरे जो टेबल्स हैं उसमें बेसिकली जो कॉलम्स हैं 5 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम आईडी का है, दूसरा कॉलम फर्स्ट नेम का है, तीसरा कॉलम लास्ट नेम का है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल। तो गाइस इन कॉलम्स में वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं ये आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये सिंटैक्स है। मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है अभी टेबल्स में किसी भी कॉलम में कोई भी डाटा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय लिखने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट के बाद मेरी पहली जो कॉलम है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम मेंशन करूंगा। फर्स्ट नेम, कॉलम्स का नाम आपका जो भी टेबल्स में है वो आपको एज इट इज यहाँ पे मेंशन करना है। कॉलम्स नेम में कॉलम्स के उनके जो कर्म है, यानी कि आपको जिस फॉर्म में वो लिखना है, यानी कि पहला आईडी है, उसके बाद फर्स्ट नेम है, नेक्स्ट फिर लास्ट नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल। इसी फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, नेक्स्ट कॉलम नाम है मेरा लास्ट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। फिर है मेरी डेट ऑफ बर्थ, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। देन ईमेल, ठीक है। मैं फिर इसको बंद कर दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज। वैल्यूज लिखा, ब्रैकेट लगाया, ठीक है गाइस। ब्रैकेट लगाने के बाद में मैं यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट कॉलम है उसमें जो आईडी है, मैं यहाँ पे आईडी मेरी सपोज मैं 1 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। जब भी हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू लिखने के बाद जस्ट हम कॉमा मेंशन करेंगे, ठीक है। हम इसको डबल कोटों में बंद या मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सेकंड कॉलम है उसका नाम है फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो उसको डबल कोटा में बंद करते हैं। मैं लिखूंगा SHU शुभम, ठीक है। फिर बंद करेंगे, कोमा लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट नेम है कुमार, ऐसे इसको करेंगे, डबल कोटा में बंद करेंगे और ये लगा देंगे, ठीक है गाइस। अब उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को जब भी हम मेंशन करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसको वैल्यू को पुट करने के लिए हम सिंगल कोटा का यूज करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं लिखूंगा 2, सपोज दैट ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/05, ठीक है। डबल कोमा, सिंगल कोमा मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। बंद करने के बाद में अब फिर मैं अपनी वैल्यू दे रहा हूँ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मेरी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, यानी कि KGmail.com, ठीक है। मैं उसको बंद कर दूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। तो गाइज मैंने इस तरह से अपने जो वैल्यूज है उनको मैंने इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने टेबल में वैल्यू इंसर्ट की है वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। एक रो इफेक्ट हुई है। टाइम इसने बेसिकली 0 सेकंड लिया है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है।
अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि जो मेरी वैल्यूज मैंने इंसर्ट की है मेरे टेबल में वो इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। मैं फिर ये क्वेरी यूज करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और एग्जीक्यूट कर दूंगा। आप देख पा रहे हैं मैंने आईडी का नाम लिया था 1, ठीक है। और 1 लेने के बाद में उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था नाम शुभम कुमार लिया था, लास्ट नेम शुभम कुमार, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी थी, ठीक है। और यहाँ पे जीमेल में मैंने अपने जीमेल मेंशन कर दिया। जीमेल हम कोई भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी जीमेल मेंशन कर दिए। तो इस तरह से हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं अपने टेबल्स की कॉलम्स में, ठीक है गाइस। तो यदि आपको वैल्यूज पुट करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसके सेकंड कॉलम में भी वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा कैसे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ जो मेरी आईडी है वो 1 है। मैं यहाँ पे अपने वैल्यूज में जो आईडी का नंबर है मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पे प्राइमरी की यूज किया हुआ है। और यहाँ पे शुभम की जगह मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, रजत कर दूंगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एज एज इट इज रहने दूंगा और इसकी जगह भी आर कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। इसने भी 0 सेकेंड ही लिया है। मैं फिर देख लेता हूँ कि सेकेंड रो के लिए वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। आप देख सकते हैं आईडी होगी 2, नाम हो गया रजत, लास्ट नेम हो गया कुमार, ये डेट ऑफ बर्थ होगी, ये मेरी जीमेल आईडी। तो गाइज इस तरह से आप अपने एसक्यूएल टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यदि आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने वाले हैं एसक्यूएल का हमारे पास एक थर्ड लेक्चर है, हम इसमें कॉन्स्टेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है गाइज। साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि यदि आपके पास वर्क बेंच या एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है और आपको इंस्टेंट बेसिस पे एसक्यूएल की तैयारी करनी है, ठीक है, या क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक साइट को सजेस्ट करूंगा, ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और एसक्यूएल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं कैसे एसक्यूएल कांस्टेंट का हम यूज कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग एनी टेबल्स, ठीक है। ये कुछ एसक्यूएल कांस्टेंट्स हैं, नॉट, नल, डिफॉल्ट, चेक एंड यूनिक, ठीक है। तो गाइज मैं अपनी वर्क बेंच को ओपन कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे एंड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्क बेंच अपनी ओपन कर ली है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डाटाबेस से कनेक्ट करने के बाद में एक शुभम मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी जो वर्क बेंच है वो ओपन हो गई है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे डाटाबेस का यूज़ कर लेता हूँ व्हाइल मेकिंग एनी टेबल्स। मैं यहाँ पे डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस डाटाबेस के अंदर अपनी टेबल्स को बनाऊंगा, ठीक है। मैंने डाटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, टेबल का नाम मैंने यूज कर लिया यहाँ पे डीडीपी, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसमें आईडी डाल देता हूँ। आईडी के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर यूज करूंगा, ठीक है। और इंटीजर के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको नॉट, नल कॉन्स्टेंट का भी यूज करूंगा और यहाँ पे यूनिक का भी यूज करूंगा, ठीक है। मैं दूसरा यहाँ पे यूज कर लेता हूँ नेम। नेम के लिए मैं यहाँ पे वैरचर यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 40। साथ ही इस कॉलम में भी मैं यहाँ पे नॉट, नल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा यूज कर लेता हूँ एज, ठीक है। एज में भी मैं यहाँ पे वैरचर का यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर यूज करूंगा क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है। इंटीजर कोई भी वैल्यू ले सकता है। साथ ही मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा नॉट, नल, ठीक है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट और यूज करने वाला हूँ चेक। ये कंडीशन चेक करेगी एज इक्वल ग्रेटर देन 18, ठीक है गाइज। हम वही वैल्यू इस कॉलम में पुट कर पाएंगे जिसकी एज या तो 18 के बराबर हो या 18 से ज्यादा हो, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कॉलम और ले लेता हूँ सिटी। वैल्यू यूज कर लेता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ 40, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक नॉट, नल कांस्टेंट का यूज करूंगा, नॉट, नल, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कांस्टेंट का भी यूज करने वाला हूँ,
कैसे करूँगा देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँगा और सिटी का नाम होगा दिल्ली। ठीक है? ठीक है, ये मेरी टेबल बन चुकी है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का यूज़ किया है, नॉट नल का यूज़ किया है, यूनिक का यूज़ किया है। ठीक है? और साथ ही मैंने चेक कांस्टेंट का भी यूज़ किया है। ठीक है? और मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। टेबल बन चुकी है। एक बार टेबल को व्यू कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, टेबल का नाम है डी डी पी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। एग्जीक्यूट हो गई है टेबल। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ये मैंने टेबल बनाई है। ठीक है, अब गाइज मैं इस टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे आप देखते हैं इसमें। जब हम कभी भी किसी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू। ठीक है, टेबल का नाम है टी डी पी। ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे आईडी। ठीक है, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है एज, चौथा कॉलम है सिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा। वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज में पहला हम यहाँ पे वन यूज कर लेते हैं, दूसरा यहाँ पे नाम में शुभम यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा एज। तो एज में मैं यहाँ पे 18 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, 18 के बाद सिटी में, यदि हम सिटी यहाँ पे नहीं भी लेते हैं तो वो एज ए डिफ़ॉल्ट इसको ले लेगा। मैं यहाँ पे सिटी का यूज़ ही नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिटी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है गाइज, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, सिटी मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि मेरी जो टेबल में मैंने वैल्यू पुट की है वो एग्जीक्यूट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीडीपी। इस क्वेरी के थ्रू हम अपनी टेबल्स को व्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सिर्फ वन, शुभम और 18 मेंशन किया था। एज मैंने यहाँ पे सिटी के कॉलम में वैल्यू पुट नहीं की थी। डिफॉल्ट, जस्ट मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज़ किया है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं while making any tables। ठीक है, दैट इज द पर्पस। और गाइस, यदि हम कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट यूज करने का मेन मोटिव होता है कि while making any tables and while putting any data in tables कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए कांस्टेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, डुप्लीकेसी ना आए, इसलिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट के साथ साथ मैं आपको नोट नल का भी यूज करके दिखाता हूँ। यदि यहाँ पे शुभम है, यदि मैं यहाँ पे शुभम की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करता हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं नेम मैसेज को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं सीधे उसको अब इसको इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे बोल देगा कि फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। क्योंकि ये कॉलम में आपने नोट नल का यूज किया है तो इसको एज ए एम्पिटी आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, आपको कोई ना कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट करने में एरर दे दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेकंड में जब मैंने वैल्यू पुट की तो उसने एरर दे दिया है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे यदि यहाँ पे एज के बाद यदि यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ, नाम। ठीक है, और वैल्यू भी इसकी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नाम मैं दे देता हूँ शुभम या एसके। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे 18 मेंशन करता हूँ। ठीक है, अभी मेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। वैल्यू इंसर्ट हो गई है मेरी। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है। सेकंड में आप देख सकते हैं मेरी क्वेरी, मैंने वैल्यू इंसर्ट कराई थी दो, एज आईडी, नेम में एस के यूज कराया था और यहाँ पे 18 ले लिया, और जो हमारी सीटी थी वो एज ए डिफॉल्ट ऑलरेडी उसने ले लिया है बाय द कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है गाइज, अब हम बेसिकली यहाँ पे एक चीज और चेक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर यूज और किया है, चेक। चेक का मैंने यूज किया है कि चेक में मैंने कंडीशन दी है एज इक्वल 18 या 18 से ज्यादा, 18 से एज कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे
एज 17 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो आईडी है वो यूनिक है, तो यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। और देन मैं वैल्यू को इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इसने बोल दिया है कि आपने यहाँ पे चेक कंडीशन में यूज किया है, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पे आपको एज एज पर कंडीशंस, या तो आप एज 18 दें या आप 18 से ज़्यादा दें। जैसे यहाँ पे मैं 19 एज यूज़ करूँगा, 19, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है गाइस, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो गाइस, दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द कांस्टेंट। हम जब कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो कंडीशन हमने कॉलम में सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमने वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। सो गाइस, यदि आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिक वैल्यू का यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। नोट नल का यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। साथ ही चेक का यूज कैसे कर सकते हैं, जो हमारे चेक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट का भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने डिफॉल्ट का यूज किया था और वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सीटी है वो दिल्ली ले रहा है, ठीक है। इवन मुझे मेंशन अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है गाइस। सो गाइस, यदि आपका कोई डाउट है तो आप इस कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक साइट को सजेस्ट करता हूँ, अनदर वीडियो। साइट का नाम है एसक्यूएल जू। यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस साइट पे एक्सेस कर सकते हैं और लाइव एसक्यूएल की क्वेरी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक जो टेबल्स हैं वो बनी बनाई मिलेंगी, जिससे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है गाइस, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज ये एसक्यूएल का 4 लेक्चर है और इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे, वेयर क्लोज का यूज कैसे कर सकते हैं इन एसक्यूएल टेबल, वो सीखेंगे। साथ ही यदि हमको कोई टेबल्स में कोई रो डिलीट करनी है स्पेसिफिक, तो वो कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में आज जानेंगे। साथ ही यदि टेबल्स को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, वो कैसे कर सकते हैं, डाटाबेस को डिलीट करना है कैसे कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, यदि आप जानना चाहते हैं कि टेबल्स को कैसे डिलीट करें या रो डिलीट कैसे करें, डाटाबेस को ड्रॉप कैसे करें, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये कुछ क्वेरीज हैं जिसमें मैंने वेयर स्टेटमेंट या वेयर क्लॉज का यूज किया हुआ है। यदि हमको कोई टेबल्स में से किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है, सपोज दैट टेबल का नाम एम्प्लॉय है और मुझे जो डिलीट करनी है उसकी जो प्राइमरी की है आईडी की, रो की आईडी वो है 1, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, क्वेरी यूज कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल 1। जिस टेबल की रो की आईडी इक्वल 1 है, मैं उस रो को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेरी का यूज किया है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल 1, ठीक है। साथ ही यदि मुझे कोई डाटाबेस ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ऐसे ही ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। ठीक है गाइज, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। वर्क बेंच पे कैसे इसको कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बंद कर लेता हूँ और डाटाबेस को यानी वर्क बेंच को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास टोटल कितने डाटाबेसेस हैं। शो डाटाबेसेस, उसमें से कोई भी एक डाटाबेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और लाइक मेरे पास डाटाबेसेस हैं एसके, मैं यहाँ पे एसके डाटाबेस का यूज करूंगा। एसके यूज, एसके डाटाबेस का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। और यूज करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि मेरे शो टेबल्स, ठीक है, तो देख लेता हूँ मेरे पास एस की जो डाटाबेस है इसमें टोटल कितने टेबल्स हैं। इसके अंदर जो टेबल्स हैं हम देख सकते हैं, मेरे पास आशीष, एम्प्लॉय, नितिन, रजत, ये टेबल्स हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी टेबल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसके अंदर प्रॉपर डाटा हो। लाइक मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ नितिन टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। किसी भी टेबल को व्यू करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं नितिन, ठीक है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये मेरी टेबल्स है नितिन नाम की, इसके अंदर दो डाटा इंसर्ट्स हैं, दो रो हैं। पहली में शुभम 18 डेज, ये प्रॉपर एज मेंशन है। और यहाँ पे जो प्राइमरी की यूज हुई है वो यहाँ पे आईडी यूज हुई है, आईडी यहाँ पे यूनिक है, ठीक है। सो कभी भी यदि हम यूज कर रहे हैं वे कंडीशन में, तो आइडियली हम यहाँ पे वे कंडीशन में एज ए प्राइमरी की का यूज करते हैं, जो किसी भी रो को डिफाइन करती है उसका यूज किया जाता है वे कंडीशन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये मेरी टेबल्स है। अब इस टेबल में से मुझे मेरी जो पहली रो है इसको डिलीट करना है। मैं पे लिखूंगा डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है नितिन,
नितिन, वेयर आईडी है इक्वल 1, जो पहली रो है मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूंगा। ठीक है, पहली रो डिलीट कर दी है, एक रो इफेक्ट हुई है और इसने टाइम लिया है 0.0 सेकेंड। ठीक है, देख लेते हैं कि जो पहली रो है डिलीट हुई है नहीं हुई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नितिन। ठीक है, पहली रो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मुझे दूसरी रो डिलीट करनी है तो यहाँ पे मैं दूसरी रो भी डिलीट कर दूंगा। देख लेते हैं रो डिलीट हुई है नहीं हुई है। इस टेबल के अंदर जो डाटा इंसर्ट था वो मैं डिलीट कर चुका हूँ। कोई भी रो इस समय, किसी भी रो में कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, ये टेबल इसमें नल है, इसका हर कॉलम यहाँ पे नल है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। तो गाइस इस तरह से हम किसी भी टेबल्स में से किसी भी स्पेसिफिक रो को डिलीट कर सकते हैं। क्वेरी यही होगी, डिलीट फ्रॉम नितिन। ठीक है, नितिन यहाँ पे टेबल का नाम होगा। वेयर, जहां पे हमको जिस कंडीशन यहाँ पे हमें यूज करनी है। वेयर यहाँ पे मतलब जहां, और आईडी मतलब किस कॉलम की कौन सी आईडी से हमको डाटा उठाना है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे अब देखते हैं यदि हमको कोई टेबल डिलीट करनी है, कोई टेबल ड्रॉप करनी है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पे लिखना होगा ड्रॉप टेबल। ठीक है, उस पे टेबल का नाम, टेबल का नाम है नितिन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। जीरो रो इफेक्ट हुई है, इसने टाइम लिया है 31 ms। ठीक है, देख लेता हूं क्या नितिन नाम की कोई टेबल एग्जिस्ट करती है इस डाटाबेस के अंदर या नहीं। यूज करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नितिन। इस नाम की कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं है डाटाबेस के अंदर क्योंकि हमने इस टेबल को डिलीट कर दिया है। ठीक है, ड्रॉप टेबल इस पे नितिन हमने यूज किया था, इस क्वेरी के थ्रू हमने टेबल डिलीट कर दी है। तो गाइस इस तरह से किसी भी टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं। यदि हमको कोई डाटाबेस डिलीट करना है, साथ ही जैसे कि हम यहाँ पे एस के डाटाबेस का यूज कर रहे हैं, मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे एस के और टेबल की जगह यहाँ पे यूज करूंगा डाटाबेस। डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे क्वेरी चलाऊंगा यूज एसके। ठीक है, इस डाटाबेस को यूज करने के लिए तो वो बोल देगा अननोन डाटाबेस। इस नाम का कोई भी डाटाबेस नहीं है क्योंकि इस डाटाबेस को मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम डाटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, यदि हम एप्लीकेशन सपोर्ट पे हैं या एज ए डीबीए हैं, ठीक है, तो हम आइडियली टेबल्स को डिलीट नहीं करते। ठीक है, टेबल्स या डाटाबेस को ड्रॉप नहीं करते, वहां पे ये क्वेरी यूज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यदि डीबीए है तो वहां पे हम उसका यूज कर सकते हैं, वो भी रियल केस में। ठीक है, उससे पहले हम जो भी डाटा डिलीट कर रहे हैं उनका आर्काइविंग की जाती है। ठीक है, यानी उनको बैकअप लिया जाता है ताकि इन फ्यूचर उसको दोबारा रोल बैक किया जा सके। ठीक है, रोल बैक दोबारा यानी कि मतलब उसको दोबारा यूज किया जा सके। सपोज आपने कोई डाटाबेस डिलीट कर दिया है, उसमें आपकी कोई इन्फॉर्मेशन थी जो डिलीट हो चुकी है, लेकिन अब आपको उसकी जरूरत है, उससे पहले आपको उसकी आर्काइविंग करनी पड़ेगी, उसका बैकअप लेना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर आप उसको दोबारा बैकअप ले सकें। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, डाटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करने के लिए टेबल्स में से आप इस तरह से रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, डिस्कशन करने वाले हैं वो माइस्क्ल के ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड के बारे में करने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी भी एसक्यूएल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम किस किस कंडीशन में ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो एसक्यूएल के 5 लेक्चर है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी डाउट है आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए मैं आपको अपनी वर्क बेंच पर लेकर चलता हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि ड्रॉप एंड ट्रंकेट का कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं, क्या इनका डिफरेंस है। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड का यूज हम कब कब ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, यदि आपके पास कोई टेबल्स है और आप अपने टेबल्स को कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हो विद स्ट्रक्चर, तो वहां पे आप ड्रॉप कमांड का यूज करोगे। ठीक है, आप ड्रॉप स्टेटमेंट वहां पे मेंशन करोगे, ड्रॉप टेबल्स या ड्रॉप डाटाबेस का नाम। ठीक है, और टेबल का नाम मेंशन कर दोगे। आपकी टेबल
विद स्ट्रक्चर कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि बात करते हैं ट्रंकेट की, तो ट्रंकेट में बेसिकली यदि आप कोई भी टेबल ट्रंकेट करते हो तो उस टेबल्स के अंदर जो डाटा होगा, ठीक है, जो रो में वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होगा। डेट एज इट इज रहेगी, डेट कॉलम, नेम कॉलम भी एज इट इज रहेगा, ठीक है, और आईडी कॉलम भी एज इट इज रहेगा। जस्ट आपका डाटा रिमूव होगा। ठीक है। सो गाइज ये कॉमन डिफरेंस है बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। इसलिए ही यहाँ पे ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड का यूज किया जाता है। जहाँ पे आपको सिर्फ टेबल्स को ड्रॉप करना है या डिलीट करना है कंप्लीट, तो वहां पे ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। जहाँ पे आपको सिर्फ डाटा को बेसिकली रिमूव करना है, आपको कोई और डाटा पुट करना है, जस्ट आपको डाटा रिमूव करना है सारा। ठीक है, तो आप वहां पे ट्रंकेट कमांड का यूज करते हो। ठीक है। सो गाइज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले डाटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाटाबेस मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ शुभम। ठीक है, ये मेरा डाटाबेस का नाम है शुभम। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं देख लेता हूँ कि इस डाटाबेस में मेरी कितनी टेबल्स हैं। शो टेबल्स। ठीक है, टेबल्स यहाँ पे दो टेबल्स हैं, डीबी और एम्प्लॉय नाम की। तो मैं पहले एक टेबल को ड्रॉप करके दिखाऊंगा और देन सेकंड टेबल को ट्रंकेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ऑब्जर्व करना दोनों में क्या डिफरेंस आता है। टेबल का नाम है डीबी। ठीक है, एक बार डीबी टेबल को व्यू कर लेते हैं, डीबी टेबल के अंदर क्या डाटा है। फ्रॉम डीबी। ठीक है, तो जो हमारे डीबी टेबल है, डीबी टेबल्स के अंदर जो डाटा है ये रिकॉर्ड डीबी टेबल्स के अंदर है। ठीक है, इम्प्लॉय आईडी 1 है, 2 है, 3 है, और ये डाटा इंसर्ट हुआ है डीबी टेबल के अंदर। ठीक है, सो गाइज मैं पहले इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ। स्लैक बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है बेसिकली डीबी, ये टेबल का नाम है डीबी। मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, 0.31 सेकंड में टेबल एग्जीक्यूट हो चुकी है, 0 रो इफेक्टेड हुई है। ठीक है, मैं देख लेता हूं ये डीबी टेबल अब एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इस नाम की कोई भी टेबल नहीं है। ये आ गया टेबल शुभम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये टेबल्स मैंने ड्रॉप कर दी है। अब बात करते हैं ट्रंकेट। ठीक है, कि ट्रंकेट कमांड का यूज क्या है। मेरे पास दूसरी टेबल थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, ये मेरी दूसरी टेबल है। इस पे मैं यहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज करूंगा, ये मेरी दूसरी टेबल है। ठीक है, सो गाइज अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या है, ई एम पी एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट कर दिया है। मैं टेबल को दोबारा व्यू करने का ट्राई करता हूँ कि टेबल्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो टेबल्स के अंदर डाटा था, जस्ट डाटा रिमूव हुआ है बाय दैट ट्रिंकेट कमांड। लेकिन यदि हम बात करते हैं ड्रॉप कमांड की, तो ड्रॉप कमांड के थ्रू हमारी कंप्लीटली टेबल ड्रॉप हो गई थी। तो गाइज ये बेसिक डिफरेंस है ट्रिंकेट और ड्रॉप कमांड में। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एसक्यूएल के 7 लेक्चर के बारे में करने वाले हैं। तो गाइज आज हम जो सीखेंगे बेसिकली सिलेक्ट और ब्रेक क्लोज के बारे में जानेंगे। यदि आप एसक्यूएल टेबल बना रहे हैं, एसक्यूएल सीख रहे हैं, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, या वेयर कंडीशन का यूज कैसे कर सकते हैं विद ऑपरेशन क्लॉज। ठीक है गाइज, तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स को मेंशन किया है ताकि आप प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझ पाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट यूज किया है। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम लिए हैं जिनको मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक किया है। फ्रॉम टेबल का नाम, सपोज दैट आपके पास कोई टेबल है, आप सिर्फ 3 ही कॉलम के लिए डाटा फैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इस सिंटैक्स का यूज करके अपने स्पेसिफिक कॉलम के लिए डिटेल्स फैच कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑपरेटर्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इक्वल टू का यूज करेंगे विद वेयर क्लोज, ग्रेटर देन का यूज करेंगे विद वेयर क्लोज, ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करेंगे विद वेयर क्लोज, लेस देन और इक्वल टू का यूज करेंगे, और नॉट इक्वल टू का यूज करेंगे। ये सब हम यूज करने वाले हैं वर्क बेंच पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे अपने वर्क बेंच को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम प्रैक्टिकली इसको कर पाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपना माइस्क्यूएल वर्क बेंच ओपन किया है।
मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम पर्सनल है। मैं यहाँ पे स्लैक स्टार फ्रॉम पर्सनल यूज करूंगा। यदि आप इस क्वेरी का यूज करते हो तो आप अपनी टेबल्स का कंप्लीट डाटा व्यू कर सकते हो बाय द वन क्वेरी। मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख पा रहे हैं मेरी टेबल्स में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉलम्स हैं, जो भी डाटा है, वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मेरी टेबल्स में कुछ कॉलम्स हैं जिनका नाम आईडी है, नेम है, एज है, फोन है और सिटी है। सपोज दैट गाइज ये इन्फॉर्मेशन मैंने फैच कर ली है बाय दिस क्वेरी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मुझे ओनली 3 कॉलम्स की नीड है। मुझे फोन नंबर या फोन और सिटी नेम्स को फैच नहीं करना है, 2 कॉलम्स की नीड नहीं है। आई जस्ट नीड ओनली 2 कॉलम्स। तो आप कैसे इसको फैच करेंगे? यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा आईडी, नेम और एज। सिंपली मैंने यहाँ पे अपने उन कॉलम्स को सिलेक्ट में सिलेक्ट कर लिया है जिनकी मुझे नीड है। मैंने मुझको आईडी की नीड थी, ठीक है, नेम की नीड थी और एज की नीड थी। तीनों कॉलम्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट में डिफाइन कर दिया है। स्टार्ट का मतलब होता है ऑल, और यदि आप एक्सपेंसिव कॉलम को फैच करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेसिफिक कॉलम को यूज कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। गाइज वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल का नाम आईडी है, यदि आप इसका नाम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हम एलियास यूज कर सकते हैं। एस मतलब एलियास, आप दूसरा नाम भी कॉल कर सकते हैं विद द कॉलम नेम। सपोज दैट आपकी कॉलम का नाम आईडी है, मैं यहाँ पे इसको एज ए एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट आईडी यूज करना चाहता हूँ। स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और जो नाम है मैं यहाँ पे इसको एज ए, मैंने यहाँ पे इसको स्टूडेंट नेम नाम यूज किया है। साथ ही मैं एज के लिए भी यहाँ पे एलियास यूज करता हूँ, और यहाँ पे एज को कैप्स में डिफाइन कर देता हूँ, और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एलियास के थ्रू अपनी स्टूडेंट्स, अपनी जो टेबल थी उसके कॉलम्स का नाम चेंज कर दिया है, और चेंजेस मेरे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आफ्टर रन द एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो गाइज इस तरह से आप अपने टेबल्स के कॉलम का जो नाम होता है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द एज कमांड। आप सिर्फ यहाँ पर एज लिखना है यानी एलियास, और आप सिंपली नाम चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर, फर्स्ट मैं अपनी टेबल को व्यू कर लेता हूँ, अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। बेसिकली अब मुझे उन स्टूडेंट की नीड है जो सिर्फ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मुझे और किसी स्टूडेंट की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज यूज करूंगा, सिटी, ठीक है, दिल्ली यूज कर लूंगा। तो इस क्वेरी के थ्रू जब मैं इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे उन्हीं स्टूडेंट को डेटा आएगा जो स्टूडेंट मेरे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस ये बेसिकली साइन है इक्वल टू का। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करके आपको दिखाऊंगा इन वेयर क्लॉज। यहाँ पे मैंने एज ले ली है। जिन स्टूडेंट की एज 19 है या 19 से ज्यादा है, मुझे सिर्फ उन्हीं की डाटा की नीड है और किसी की नीड नहीं है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी है और उन्हीं का डाटा विजिबल हुआ है जिनकी एज 19 है या 19 से ज्यादा है। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कर सकते हैं विद वेयर क्लॉज। अब यदि आपको यूज करना है लेस देन का, जिनकी एज 19 है या 19 से कम है, ठीक है, जिनकी एज 19 है या 19 से कम है, उनका यूज, उनके लिए आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का यूज है।
मैं अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। जिन स्टूडेंट की एज 19 है या 19 से कम है, उनका डाटा मेरे पास आ चुका है। अब मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट चाहिए बेसिकली जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। मुझे 18 का स्टूडेंट की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ग्रेटर देन नॉन ग्रेटर देन इक्वल का यूज़ करूंगा। जिनकी एज 18 नहीं है उनका कोई डाटा मुझे नहीं चाहिए, या जिनकी एज 18 है उनका कोई भी डाटा मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली उन स्टूडेंट की कोई नीड नहीं है मुझे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ग्रेड इक्वल नोट का यूज़ किया। इक्वल नोट का हम यूज़ करेंगे और एज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है 18। तो 18 की स्टूडेंट की कोई नीड नहीं थी मुझे। तो मेरे पास जिनकी एज 18 से ज़्यादा थी उनका डाटा आ चुका है। तो इस तरह से आप नॉट इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। सपोज डैट यहाँ पे आप सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं नॉट इक्वल का। जिन स्टूडेंट की सिटी का नाम दिल्ली है उनकी कोई नीड नहीं है मुझे। जो अदर स्टूडेंट होंगे सिर्फ उन्हीं का डाटा आएगा। अब देख पा रहे हैं मेरे पास जो सिटी आगरा है, भोपाल है, उनका डाटा आ चुका है। जिन जिन स्टूडेंट की सिटी का नाम दिल्ली था, जो दिल्ली से बिलोंग करते थे, उनका कोई भी डाटा नहीं आया है। तो गाइज इस तरह से आप वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं विद इन दिस टेबल। ठीक है, तो मैं आपको सपोज दैट आप यहाँ पे ओनली लेस देन का यूज करते हैं। मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट की नीड है जिनकी एज 20 से कम है, या 25 से कम है, या 20 से कम है, या 21 से कम है। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं का डाटा आएगा जिन स्टूडेंट की एज 21 से कम है। तो इस तरह से आप वेयर क्लॉज के साथ लेस देन का यूज कर सकते हैं। ये लेस देन के लिए है, तो लेस देन का साइन कैसे यूज करेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। जिनकी एज 21 से कम है उनका कोई डाटा नहीं है मेरे पास में। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, यहाँ पे मैंने एज लेना था, एज जिनकी एज 21 से कम है। ठीक है, तो उनका डाटा मेरे पास आ जाएगा जिनकी एज 21 से कम है। आ गया है। तो यहाँ पे मैंने लेस देन का यूज किया है, इक्वल टू का यूज किया है, ग्रेटर देन का यूज करके मैंने आपको दिखाया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी मैंने यूज करके आपको दिखाया है, और नॉट इक्वल टू का भी यूज करके दिखाया है। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें यदि आपको प्रॉपर वे क्लोज और स्लाइड के बारे में जानना है। ठीक है गाइस, यदि आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। डिस्कशन करने वाले हैं इन एसक्यूएल, वो अबाउट अपडेट स्टेटमेंट के बारे में करने वाले हैं। कैसे आप अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं इन एसक्यूएल टेबल। तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं यदि आपको अपडेट स्टेटमेंट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये यहाँ पे मैंने सिंटैक्स मेंशन किया है ताकि आप प्रॉपर इसको नोट डाउन कर पाएं, कोई आपका डाउट ना रहे। तो गाइज ये अपडेट क्वेरी का सिंटैक्स है। इसमें सिंपली हमको ये करना है, यहाँ पे फर्स्ट अपडेट लिखना है, उसके बाद टेबल का नाम, देन सेट कॉलम, जिस भी कॉलम में वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं उस कॉलम का नाम, इक्वल वैल्यू, जो भी वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं उस वैल्यू का नाम। ठीक है, वेयर कंडीशन, कंडीशन में हमेशा हम प्राइमरी की का यूज करते हैं या यूनिक की का यूज करते हैं। आपके पास यदि कोई टेबल है उसमें कोई एक ऐसा कॉलम होगा जो आपकी प्राइमरी की को डिफाइन करता होगा या यूनिक की को डिफाइन करता होगा, उसके थ्रू ही हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और वैल्यू को अपडेट करेंगे। सो गाइस इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं वर्क बेंच पे। मैं यहाँ पे अपनी वर्क बेंच को ओपन कर लेता हूँ ताकि प्रैक्टिकली हम इसको समझ पाए। वर्क बेंच मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल इसको करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक टेबल है, टेबल का नाम है पर्सनल। मैं पर्सनल टेबल को व्यू कर लेता हूँ। मेरे पास जो डाटा प्रेजेंट है उसको रिव्यू करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, इस तरह से आप अपने टेबल का डाटा व्यू कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मेरी टेबल के अंदर डाटा प्रेजेंट है, आईडी, नेम, एज, फोन, सिटी। फर्स्ट मैं चेक करूंगा कि मेरी जो टेबल है उसके अंदर मैंने किस कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है। मैं सिंपली यहाँ पे यूज करूंगा डीएससी स्पेस पर्सनल। जो मेरा आईडी कॉलम है
वो मेरी प्राइमरी की है, तो मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन में प्राइमरी की का यूज करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कॉलम है आईडी, मैं इसको एक बार टेबल को व्यू कर लेता हूँ। टेबल का नाम है पर्सनल, इसके अंदर जो कॉलम है आईडी नेम एज है। मैं यहाँ पे नाम में कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, टेबल का नाम लिखूंगा सेट, जिस कॉलम में चेंजेस करना चाह रहा हूँ उस कॉलम का नाम, जो भी नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, आकाश की जगह नाम राम अपडेट करना चाहता हूँ, राम लिख दिया। वेहर कंडीशन का यूज करूंगा, और यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, आकाश की 1 है, आईडी इक्वल 1। हमेशा प्राइमरी की के थ्रू ही हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। यदि आप किसी अदर कंडीशन के द्वारा यूज करेंगे, सपोज दैट आपके पास आप आकाश पे प्राइमरी की लगाएंगे या वेयर कंडीशन लगाएंगे या एज पे लगाएंगे, तो माइट बी इट विल नॉट वर्क। ठीक है गाइस, तो सिंपली आपको हमेशा वेयर कंडीशन आप प्राइमरी की पे ही लगाते हैं या यूनिक की पे लगाते हैं, जो भी वैल्यू आपकी टेबल में या आपकी कॉलम में यूनिक हो, उसी के थ्रू ही आप वैल्यू को अपडेट करा सकते हैं। एग्जीक्यूट करूंगा मैं उसको, एग्जीक्यूट कर दिया है। मेरी जो टेबल है 0 रो इफेक्ट हुई है, 1 रो इफेक्ट हुई है। ठीक है, और 16 सेकंड में क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। मेरी आईडी का जो नाम आकाश था वो राम अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो गाइज इस तरह से आप अपनी वैल्यू को इजीली इसको अपडेट कर सकते हैं। अब सपोज डैट मैं यदि एज में अपडेशन करना चाहता हूँ, इसकी एज 21 है, मैं यहाँ पे एज 22 करना चाहता हूँ। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एज 22 लिखनी है। कॉलम का नाम चेंज करना है, कॉलम का नाम यहाँ पे कर देता हूँ मैं एज, आईडी 1 ही है राम की, तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट हो गई है 0 सेकंड में, और एक रो इफेक्टेड हुई है। अपनी टेबल को व्यू कर लेता हूँ, चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं। एज 22 हो चुकी है। सो गाइस, इस तरह से आप अपडेट क्वेरी का यूज कर सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं बाय द अपडेट स्टेटमेंट। इट इज वेरी इजी टू अपडेट। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं फोन की। इसी तरह आप किसी भी कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे फोन की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ फोन की वैल्यू सलमान के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 999, और जिसकी आईडी क्या है, सलमान की आईडी है 3। तो सलमान के लिए वैल्यू अपडेट हो जाएगी फोन की। अपडेट होगी है, 0 सेकंड इसने लिया है, और एक 1 रो इफेक्टेड हुई है, क्योंकि आपके जो चेंजेस हुए हैं वो एक रो में हुए हैं। अपनी टेबल को व्यू कर लेता हूँ। टेबल मैंने व्यू कर लिया, सलमान की जो फोन वैल्यू थी वो अब 999 हो चुकी है। सो गाइज, इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। यदि आप सिटी के लिए करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे अनिल के लिए सिटी अपडेट करता हूँ, दिल्ली की जगह आगरा कर देता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिटी चेंज करूंगा, सिटी, सिटी इक्वल आगरा मैं कर रहा हूँ उसको, आगरा। और अनिल की बेसिकली जो आईडी है, यूनिक आईडी यानी प्राइमरी आईडी, वो है इसकी प्राइमरी की 4। 4 पे मैंने मेरी कंडीशन लगाई और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, 0 सेकंड लिया है, एक रो इफेक्टेड हुई है, और मैं यहाँ पे इसको टेबल को व्यू कर लेता हूँ। तो हमने जो चेंजेस किए थे वो किए थे बेसिकली अनिल के लिए। अनिल की आईडी थी 4, और अनिल के लिए हमने जो चेंजेस किए हैं, वैल्यू दिल्ली थी वो आगरा कर दी है। अब इसकी वैल्यू आगरा हो चुकी है। अब यदि मैं वापस इसको दिल्ली करना चाहूंगा, सिंपली मैं इसको यहाँ पे दिल्ली करना है, मैंने इसको दिल्ली कर दिया है, और मैं इसको अगेन अपडेट कर दूंगा। अगेन अपडेट हो गई है। अब यदि अब देखेंगे, अनिल की वैल्यू अब दिल्ली हो चुकी है। तो गाइस, इस तरह से आप अपडेट क्वेरी का यूज कर सकते हैं, किसी भी टेबल में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, या कोई कोई अदर डाउट है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। Today we are discussing about the in command in MySQL. So guys, we use in command just because of
specify multiple values in where clause. Suppose that if you have one table and you need to use the multiple values in where clause, so you have to use the in command. By the in command, you can use the multiple values in where clause. To understand the properly, we do go on syntax so that we can understand properly. So guys, this is the in command syntax. We use select star from customer name. Customer is a table name. Then we use where condition, and country is a column name. Then we use in we have used because we have put the multiple values in where clause. That's the only reason we have used in. And one more thing I'm going to tell you, if you are putting alphabetic values, so you have to use a quotation mark before putting the value, then after putting the values, and you also use the comma. But if you are putting the numeric values, so you just need to use the comma after putting the value. For understand the properly, we go on workbench and we use the practically. So guys, we do come on workbench and we do understand properly how we can use the in command on MySQL workbench. So guys, I'm executing one query here. Select star from. I have one table which name is personal. I want to view the data of personal table, so I just use select star from personal. So I have found few columns in my personal table like ID, name, age, phone, and city. Suppose that I just need to use two columns name, like I need to fetch data for Ram and Anil. So how I can use the in command for putting the multiple values in where clause. So as we can see, as we can use where, then we use column name is a column, then we use in, we use small brackets before putting the value, we use double quotation mark, we'll put RAM because for RAM user we want to fetch the data, then we will again use quotation mark, then we'll use comma. For again put the second value, we will again use quotation mark, then we will use Anil, we will close by the quotation mark, and we will close the bracket. As you can see, by this way we can use the in command, as we have fetched the data for RAM and Anil user and data is available. So by this way we can use the in command. But if you talk about, let's suppose that if we are putting numeric values, so how we can use, we just need to use we just need to change the column name. Column is ID, and I will just put 1 comma 4 and close the bracket, and I will again execute the query. So guys, that's the way we can fetch the data by the where condition, and we can use the in clause in where conditions. If you have any doubt, so you can mention in comments. And one more thing I'm going to tell you guys, you can watch this video till the end if you know properly about the in function or in command. So that's the right way you can use the in command. डिस्कशन करने वाले हैं कमिट और रोल बैक कमांड के बारे में करने वाले हैं। ठीक है गाइज, सो गाइज ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आप एसक्यूएल सीख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, क्योंकि यदि आप डीबीए हैं या आप एसक्यूएल पे काम करते हैं तो आपको कमिट और रोल बैक कमांड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, सो गाइज पहले बात करते हैं बेसिकली रोल बैक कमांड की। सो गाइज रोल बैक बेसिकली जो वर्ड है इसका यूज़ हम आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली करते हैं। क्या मतलब होता है रोल बैक का? आप यदि किसी टेबल में कोई चेंजेस आपने यदि कर दिए हैं या वो चेंजेस आपसे बाय मिस्टेक हुए हैं या आप उन चेंजेस को रिवर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं रोल बैक। ठीक है, यदि आप डेवलपर हैं रोल बैक वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। यदि आप कोड लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है,
और आपने जो कोड डिप्लॉय किया है उससे कोई इशू क्रिएट हो गया है और आप प्रीवियस कोड पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके जो चेंजेस होते हैं वो रोल बैक किए जाते हैं। ठीक है, यदि आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप अक्सर रोल बैक का नाम सुनेंगे कि हम चेंजेस को रोल बैक कर रहे हैं यदि कोई इशू आता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल में बेसिकली ये होता है, यदि आपके पास कोई टेबल है और आप अपने टेबल में आपने कोई कॉलम को डिलीट कर दिया है या आपने कोई वैल्यू डिलीट कर दी है, लेकिन आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये वैल्यू मुझको डिलीट नहीं करनी थी, आप उसको एज इट इज़ वापस लाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम रोल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, और रोल बैक का यूज़ बेसिकली अपडेट डिलीट कमांड में किया जाता है। आप इंसर्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई वैल्यू इंसर्ट की, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हुआ कि वैल्यू मुझको इंसर्ट नहीं करनी थी, तो वहाँ पे आप रोल बैक लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। आपके जो चेंजेस प्रीवियस थे एज इट इज़ वही चेंजेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कमिट की। सो गाइज, बेसिकली क्या होता है, यदि आपके पास कोई टेबल है और आपने चेंजेस करने के बाद वहाँ पे रोल बैक चला दिया, तो जितने भी आपके प्रीवियस चेंजेस होते हैं सभी के सभी रोल बैक हो जाते हैं। लेकिन अब आप चाहते हो कि मेरे सारे चेंजेस रोल बैक ना हो, तो आप बेसिकली क्या काम करते हैं, आप पहले कभी भी आप एसक्यूएल पे क्वेरी लिख रहे हैं तो आप पहले वहाँ पे कमिट यूज़ कर सकते हैं अपनी एसक्यूएल पे जो भी काम करने के बाद में। कमिट का मतलब ये होता है कि आपके जो चेंजेस आपने किए हैं या जो भी आपने मैनिपुलेशन किया है या आपने इंसर्ट किया है वैल्यू, ठीक है, या आपने डिलीट किया है वैल्यू, वो चेंजेस कमिट करने के बाद में आपके परमानेंटली सेव हो जाते हैं। यदि आप कमिट के बाद में रोल बैक चलाओगे तो बेसिकली रोल बैक काम नहीं करेगा। ठीक है, इस पर्पज के लिए हम कमिट का यूज करते हैं, फॉर सेव द चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर थ्योरी लिखी हुई है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कमिट यदि आपने यूज कर लिया है तो आप चेंजेस को रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले आपने कमिट से पहले आप रोल बैक कर सकते हैं बेसिकली। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम टर्मिनल पे चलते हैं, कैसे कमिट का यूज कर सकते हैं, कैसे रोल बैक का यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको जानने वाले हैं। साथ ही बात करते हैं थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, ये थ्योरी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इंटरव्यू पर्पज में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इस थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सो गाइज आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे रोल बैक और कमिट का यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली रोल बैक का सिंटैक्स है और कमिट का सिंटैक्स। सपोज दैट आपके पास कोई टेबल है पर्सनल नाम की, आपने उसमें कोई वैल्यू को अपडेट किया है, आपने आईडी इक्वल वन में जो नाम है उसमें राम अपडेट किया है आईडी इक्वल वन के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने कमिट कर दिया है, तो रोल बैक आपका काम नहीं करेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन, यदि आपने पर्सनल टेबल में नाम राम अपडेट किया है फॉर आईडी वन के लिए और आप रोल बैक कर देते हैं विदाउट कमिट, तो आपके जो चेंजेस थे प्रीवियस वो उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसी पे रिटर्न हो जाएंगे, आपका यहाँ पे रोल बैक काम करेगा। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए हम रोल बैक का यूज करते हैं, प्रैक्टिकली समझने वाले हैं एसक्यूएल वर्क बेंच पे। सो गाइज, ये मेरा एसक्यूएल वर्क बेंच है। बेसिकली मेरी एक टेबल है जिसका नाम पर्सनल है। मैं उस टेबल का यहाँ पे डाटा व्यू कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल। ठीक है, ये मेरी टेबल है। यहाँ पे आईडी में एक जिस महेश मेरे पे एक नेम है। ठीक है, एक कॉलम है मेरे पास, आईडी महेश, एज, फोन नंबर, सिटी। मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ महेश में, महेश का नाम अपडेट करना चाहता हूँ जिसकी आईडी वन है। मैं महेश का नाम राम अपडेट करने जा रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट सेट अपडेट पर्सनल, यानी टेबल का नाम सेट। ठीक है, नेम, जिस कॉलम के लिए आप अपडेट करना चाह रहे हैं, क्या नाम अपडेट करना चाह रहे हैं, राम अपडेट करना चाह रहे हैं, राम लिख देंगे। ठीक है, कंडीशन देंगे किस लोकेशन पे, इसकी आईडी क्या है, वेयर इक्वल वन। ठीक है, मैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट हो गई है। मैं यदि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार पर्सनल करूंगा, आप देख सकते हैं पहले जो नाम था महेश था लेकिन अब राम हो गया है। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रोल बैक को। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, आप देख सकते हैं अभी जो नाम है वो राम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल बैक। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। रोल बैक हो गया है।
ठीक है, जो मेरे प्रीवियस चेंजेस थे वही हो गए होंगे, जो मेरे लेटेस्ट चेंजेस मैंने किए हैं वो अंडू हो गए होंगे। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, पहला नाम महेश था, महेश जी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप डिलीट भी करते हैं तो भी रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कमिट की। सपोज दैट इस समय जो नाम अपडेट है वो है महेश अपडेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नाम अपडेट करता हूँ। मैं अगेन यहाँ पे राम नाम अपडेट करता हूँ फॉर सेम आईडी के लिए। मैंने यहाँ पे राम नाम अपडेट कर दिया है। ठीक है, राम नाम अपडेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कमिट का। अभी लिखूंगा सीधा कमिट। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दूँ। कमिट का मतलब होता है मैं जो चेंजेस मैंने किए मैं उनको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बेसिकली यहाँ पे रोल बैक का यूज़ करने का ट्राई करता हूँ कि रोल बैक बेसिकली मैं यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मेरा जो नाम यहाँ पे है वो राम पड़ा हुआ है। रोल बैक करके मैं इस नाम को सेव कर चुका हूँ, इस क्वेरी को सेव कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा रोल बैक। ठीक है, रोल बैक लिखा, एग्जीक्यूट हो गया है। देखता हूँ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने अपने जो आईडी थी उसमें राम नाम अपडेट करने के बाद में उसको कमिट कर दिया था। इसलिए मेरे चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि मैं उसको कमिट कर चुका हूँ। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप कभी भी यदि रोल बैक यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना एसक्यूएल टर्मिनल ओपन करने से पहले आप कोई भी काम करते हैं एसक्यूएल पे, जस्ट सिंपली आप कमिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक कमांड है कमिट, आप उसको एग्जीक्यूट करें ताकि जो आपके जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएं। और यदि इन एनी कंडीशन आपको रोल बैक चलाना पड़ता है तो ताकि आपके जो चेंजेस हुए हुए हैं वो आपके रिटर्न ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम कमिट का यूज कर सकते हैं। होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। साथ ही यदि आप एसक्यूएल वर्कबेंच पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है ऑटो कमिट। तो उसको बेसिकली आप यदि आपने यहाँ पे जैसे कि ये होता है ऑटो कमिट ट्रांजेक्शन्स, इसमें यदि आपको आपने इसको अनचेक अनचेक किया हुआ है, ठीक है, तो आपका जो कमिट है वो काम करेगा, आपका रोल बैक वो काम करेगा। लेकिन यदि आपने इसको टिक किया हुआ है तो आपके यहाँ पे रोल बैक काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप क्वेरी लिखोगे आपके चेंजेस तुरंत से हो जाएंगे। तो रोल बैक यूज करने से पहले आपको यहाँ पे इसको अनचेक करना होगा ताकि आपका रोल बैक यहाँ पे काम करे। ठीक है गाइज, तो गाइज यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में या इस कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है गाइज, साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारी रोल बैक और कमिट कंडीशन होती है इसका यूज़ हम इंसर्ट में भी किया जा सकता है, डिलीट में भी किया जा सकता है, ठीक है, और अपडेट में भी किया जा सकता है। आप रोल बैक का यूज़ सिर्फ तीन ही चीज़ों में किया जा सकता है: इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सभी क्वेरी पे रोल बैक काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई टेबल बनाई है आप उसको रोल बैक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ डिलीट की कंडीशन में रोल बैक का यूज कर सकते हैं, अपडेट की कंडीशन में, और यदि आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई डाउट है कमेंट में मेंशन करें। टॉपिक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं माइस्क्ल में ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एसक्यूएल की तैयारी कर रहे हैं या आप एसक्यूएल में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्टली आईटी कंपनीज में एसक्यूएल यूज होता है, एज यू ऑलरेडी नो। और वहाँ पे आपको इन कमांड्स का, इन क्लॉज का पता होना चाहिए कि कैसे हम ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं और कैसे ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस इफ यू आर यूजिंग द ऑर्डर बाय, एंड व्हाट इज द मेन पर्पस इफ यू आर यूजिंग द ग्रुप बाय। सो गाइस, बात करते हैं ऑर्डर बाय की। बेसिकली ऑर्डर बाय किस लिए यूज किया जाता है। सो गाइस, सपोज दैट आपके पास कोई टेबल है और आप अपनी टेबल को जब आप सिलेक्ट स्टार व्यू करते हो या व्यू करने का ट्राई करते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो उसमें जो डाटा प्रेजेंट होता है, सपोज दैट आपकी टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स हैं, ठीक है, और आप चाहते हो अपनी टेबल्स में जो डाटा आपके पास फैच हो, रिप्रेजेंट हो, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में हो। ठीक है, या पहले सबसे छोटी वैल्यू आए फिर उसके बाद उससे छोटी, ठीक है, या सबसे पहले बड़ी वैल्यू आए उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो इसलिए यानी सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, बहुत सिंपल है। कैसे कर सकते हैं ऑर्डर बाय का यूज, वर्क बेंच पे मैं आपको करके दिखाऊँ। सो दैट इज द मेन पर्पस। जब हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं तो
वहाँ पे हम डीएससी का यूज़ करते हैं डिसेंडिंग के लिए, एएससी का यूज़ कर सकते हैं डिसेंडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उससे जो डाटा आता है वो असेंडिंग की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो जस्ट हम फिर डिसेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं डीएससी का। कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, वो हम सीखेंगे वर्क बेंच पे। बात करते हैं ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय का यूज़ किस लिए किया जाता है? बेसिकली गाइस, ग्रुप बाय का यूज़ हम डाटा को ग्रुप करने के लिए करते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी द डेफिनेशन, group by clause is used to group the data based on the same value in specific column. Suppose that आपके पास कोई टेबल्स है, उस टेबल्स में एक कॉलम्स है, उस कॉलम्स में एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आई हुई है या दो वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स आई हुई है। ठीक है, और आप उस, सपोज दैट कॉलम का नाम सिटी है। ठीक है, और सिटी टेबल्स में आगरा या दिल्ली मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है फॉर स्पेसिफिक, लाइक किसी एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल एम्प्लॉय की जो सिटी है वो दिल्ली है या आगरा है। आप देखना चाहते हैं कि कितनी लोगों की सिटी आगरा है, दो की, तीन की, चार की, तो वहां पे आप सिटी से ग्रुप बाय करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज यदि आ रही है, मल्टीपल सेम वैल्यूज आ रही है, तो वहां पे आप ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, ग्रुप बाय के यूज यदि आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना होगा। बिना एग्रीगेट फंक्शन के आप ग्रुप बाय का यूज नहीं कर सकते हो। एंड व्हाट इज द एग्रीगेट फंक्शंस, लाइक काउंट, सम, ये जो होते हैं ये बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, डिस्टिंग। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंटैक्स है ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय क्लॉज का, कैसे आप असेंडिंग ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशंस, कंडीशन आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज किया हुआ है। एक्सप्रेशन मतलब आप जिस भी टेबल पे या जिस भी कॉलम पे ऑर्डर बाय लगाना चाह रहे हैं, आप आईडी पे लगाना चाह रहे हैं कि आपकी जो आईडी है वो असेंडिंग फॉर्मेट में आए। ठीक है, या आप नाम पे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप फोन नंबर पे लगाना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको डीएससी यूज करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट डाटा जब आता है वो असेंडिंग फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग के लिए डीएससी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकली वो वर्क बेंच में देखेंगे। अब बात करते हैं ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय में सेम ही है, सेलेक्ट कॉलम नेम, सपोज दैट मैं यहाँ पे सिटी कॉलम पे लगा रहा हूँ, कॉलम का नाम आ जाएगा सिटी। फंक्शन कॉलम नेम, यहाँ पे मैं चाहता हूँ काउंट, तो यहाँ पे काउंट, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सिटी डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो सीट का काउंट होगा वो इससे निकल जाएगा। ये फंक्शन है, इसमें बेसिकली हम किसी भी वैल्यूज का काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे काउंट का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम टेबल नाम, टेबल नेम, वे है कंडीशन, और यहाँ पे ग्रुप बाय, जिस भी कॉलम को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं उस कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सिंटैक्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये डेफिनेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली करने के लिए हम वर्क बेंच पे चलते हैं ताकि प्रैक्टिकली हम उसको कर पाए। तो गाइज मेरे पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे अपने डाटाबेस में पहले मेरे पास एक टेबल है पर्सनल नाम की। पहले यहाँ पे मैं अपना डाटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया है, इसके अंदर एक टेबल है पर्सनल, देख सकते हैं ये टेबल है पर्सनल। इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, एज, फोन, सिटी। ठीक है गाइज, अब मैं इस पे ऑर्डर बाय लगाना चाह रहा हूँ आईडी पे। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी आईडी है ये फिलहाल असेंडिंग के फॉर्म में आ रही है 1 2 3 4 5, मैं चाहता हूँ ये 5 4 3 2 1 के फॉर्म में आए। डिसेंडिंग, मैं इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहता हूँ। सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय, यहाँ पर आईडी, जिस भी कॉलम को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, आईडी डीएससी। आप देख सकते हैं अभी ये असेंडिंग फॉर्म में है, जैसे मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा ये डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बेसिकली डिसेंडिंग फॉर्म में आ गया है। ठीक है, और यदि आपको असेंडिंग फॉर्म में चाहिए तो बाय डिफॉल्ट जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो असेंडिंग फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हैं। आप किसी डिफरेंट कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं एज पे यूज करता हूँ, एज 22 19 20 21, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी एज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद उससे छोटी एज, उसके बाद उससे छोटी एज।
यानी डिसेंडिंग फॉर्म में आएगा। लाइक पहले 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20। तो गाइस इस तरह से ऑर्डर बाय का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बाय की। ठीक है, सो गाइज अब ये हम बात करते हैं ग्रुप बाय की। तो ग्रुप बाय में आप एक बार देख पा रहे हैं कि मेरी कॉलम है। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा हूँ सिटी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, राम जो है एम्प्लॉय, उसकी भी सिटी आगरा है। श्याम जो एम्प्लॉय है उसकी सिटी भी आगरा है। और जो सलमान है उसकी सिटी भी आगरा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों की सिटी आगरा है, कितने लोगों की सिटी दिल्ली है, कितने लोगों की सिटी भोपाल है। ठीक है, मैं सिटी टेबल पे यानी सिटी कॉलम पे ग्रुप बाय का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, फॉर नो कि कितने लोगों की सिटी आगरा और दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रुप बाय इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी सिटी है, कॉलम जो सिटी कॉलम है उसमें एक की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आई हुई है। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप बाय यूज करेंगे। और ग्रुप बाय के साथ में यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज करेंगे। सपोज एट सिटी, ये मेरा एग्रीगेट फंक्शन होगा। काउंट, काउंट के अंदर सिटी। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं काउंट आएगा निकल के। आगरा जो सिटी है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। जो दिल्ली है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। जो भोपाल है वो 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिटी काउंट सिटी आ रहा है, मैं इसको एज यूज करूंगा इसमें, एलियासिस। और मैं यहाँ पे इसको काउंट ऑफ सिटी पे यूज कर सकता हूँ। काउंट ऑफ सिटी, काउंट, काउंट्स ऑफ सिटी। इस तरह से मैं कॉलम का नाम भी चेंज कर दूँ ताकि जो मेरा नेम है वो इस फॉर्म में आ जाए, काउंट्स ऑफ सिटी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हैं, सॉरी ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, यदि आप ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं, पहले यदि किसी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, मल्टीपल सी वैल्यूज आ रही है, तो वहां पे आप उस कॉलम पे ग्रुप बाय अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के ग्रुप बाय आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा जो एग्रीगेट फंक्शन है यहाँ पे काउंट है, काउंट के अंदर मैंने यहाँ पे सिटी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है गाइस, इसमें कोई डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखें। और गाइस यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अक्सर इस पे जो मेरे आईटी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, रियल टाइम में जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, उसकी वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, अपने ऑफिस मेट्स के साथ इसको शेयर करें। कोई आपका टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हैं कि इस पे आपको लेक्चर या वीडियो मिले, वो टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।